वंदे मातरम साथियों। आज के इस क्लास में हम वन और वन्य जीव जो अभयारण्य हैं इनसे संबंधित क्वेश्चंस पर चर्चा करेंगे। वन एवं वन एवं वन्य जीव अभयारण्य जो हैं इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेंगे उन पर आज की क्लास में हमारी चर्चा रहेगी। तो सभी साथी फटाफट से आ जाएं और अभी अपने स्टार्ट करते हैं वन एवं वन्य जीव अभयारण्य। इसमें वन एवं वन्य जीव अभयारण्य पर सभी क्वेश्चंस हैं, ये हम लेते हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, लेते हैं, इनके एक एक करके हम चर्चा करते हैं। अब देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन, राजस्थान के वे जिले जिनमें खस नाम की सुगंधित घास प्रचुरता से मिलती है। खस घास है, ये प्रचुरता से कहाँ मिलती है? झालावाड़, बूंदी, कोटा, भीलवाड़ा, अजमेर, चित्तौड़गढ़, भरतपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, अलवर, धौलपुर। खस घास है, ये सुगंधित घास है। इससे क्या बनाया जाता है? इससे इत्र बनाया जाता है, यानी सेंट है, ये बनाया जाता है। इसके अलावा शरबत भी बनाया जाता है। ये क्या है कि ये हमें कहां से प्राप्त होती हैं? सभी साथियों के बड़े स्पीड से उत्तर आ रहे हैं। बिल्कुल, जो साथी लगातार आ रहे हैं ना, वो अच्छे से तैयारी करके आ रहे हैं। अभी देखिए, कल का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो राजस्थान की कृषि रहेगा। राजस्थान की कृषि है, ये कल का हमारा टॉपिक रहेगा। तो राजस्थान की कृषि को पढ़ के आइएगा। अभी इसका उत्तर क्या है? भरतपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, ये हमारे क्या है? जिले हैं जहां खस क्या है? घास पाई जाती है। खस नाम की सुगंधित घास है और इससे इत्र का निर्माण किया जाता है। और जैसे हमने पहले के वीडियोज में बात की थी कि इत्र है, इस इत्र का आविष्कार किसने किया था? अशमत बेगम ने। और किस झील के किनारे? आना सागर झील के किनारे दौलत बाग बना हुआ था और इस दौलत बाग में इत्र का आविष्कार किया था। जबकि खस नाम की सुगंधित घास है, इससे इत्र बनाई जाती है। और राजस्थान के भरतपुर, टोंक और सवाई माधोपुर जिलों में खस है, ये मुख्यतः मिलती है। ये बहुत बार क्वेश्चन है, राजस्थान जीके में पूछ लिया गया है। इसको आप ध्यान रखेंगे, अच्छे से ध्यान रखेंगे। हाँ जी, इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? वैधानिक स्थिति के आधार पर राजस्थान के वनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों का सही प्रयोग कर उत्तर चुनिए। किसके अनुसार क्या करना है? वैधानिक स्थिति के अनुसार। किसके अनुसार? वैधानिक स्थिति के अनुसार, यानी अभी जो हमारी स्थिति है वनों की, उसके अनुसार कथनों का परीक्षण करना है, चुनना है। और फिर क्या करना है कि फिर हमें ये थोड़ा सा क्या है कि प्रिंट नहीं हुआ है, पूरा आधा प्रिंट हुआ है क्वेश्चन। अब देखिए, ऐसे ही क्या है कि पूरा चुनना है और फिर हमें कथन चुनने हैं। मैं पहले बता देता हूं कि राजस्थान में कुल वन क्षेत्र में आरक्षित वन क्रमशः कितने हैं? 55.84%। और संरक्षित वन है ये 37.94% है। पहला कथन ये है। दूसरा है, राज्य में सबसे अधिक आरक्षित वन उदयपुर और चित्तौड़गढ़ जिलों में है। तीसरा, राज्य में सबसे अधिक संरक्षित वन 12 और कहाँ है? 12 और करौली में है। और चौथा, राज्य में सबसे अधिक अवर्गीकृत वन बीकानेर और गगनगर में है। अब देखिए, इसके जो ऑप्शन है, ऑप्शन प्रिंट नहीं हो पाए हैं, ये छूटे हैं। तो आप ए में क्या है कि 1 व 2 सही है।
1 व 2 सही है, बी 1 2 व 3 सही है, सी 1 सॉरी सी बनाए कि 2 3 4 सही है, और डी उपयुक्त सभी सही है, यानी 1 2 3 4 सही है। अब कौन से कथन सही है कौन से गलत है ये हमें बताना है, तो फटाफट से उत्तर दे देंगे साथी लोग। हाँ जी, ज्यादातर साथियों का उत्तर है वो सही आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है। देखिए कि राज्य में कुल आरक्षित वन कितने हैं? राज्य में आरक्षित वन है ये 37.5%, ये दिया गया है, ये गलत है। ऐसे ही संरक्षित वन है राज्य में, ये संरक्षित वन कितने हैं? संरक्षित वन है 56.49%, तो ये गलत है। यानी पहला कथन है ये गलत है। पहले तो अपने को ऑप्शन देखना है कि एक सही है, एक सही है, एक सही है, सीधा ही उत्तर मिल रहा है। अगर एक ही हमें पता हो तो क्या होगा? सीधा उत्तर मिलेगा, क्योंकि एक सही नहीं है और जो ऑप्शन एक सही बता रहे हैं वो गलत है। तो यहाँ उत्तर क्या हो जाएगा? 3 नंबर हो जाएगा। वैसे ही भी अपने को ध्यान रखना है कि राज्य में सबसे अधिक आरक्षित वन है ये उदयपुर और चित्तौड़गढ़ में है। राज्य में सबसे अधिक संरक्षित वन है 12 और करौली में है, और राज्य में सबसे अवर्गीकृत वन है सबसे अधिक, वो है बीकानेर और गंगानगर में है। तो ये अपने को ध्यान रखना है। ये जो आरक्षित, संरक्षित और अवर्गीकृत वन है, ये राजस्थान में वनों का क्या है? प्रशासनिक वर्गीकरण किया गया है। प्रशासनिक आधार पर राजस्थान में कितने वन बताए गए हैं? 3 प्रकार के बताए गए हैं, आरक्षित, संरक्षित और वर्गीकृत, अवर्गीकृत। इन तीनों की बात हमने कल की क्लास में भी की थी डिटेल से। तो इसको नेक्स्ट अगला हमारा क्वेश्चन है। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है? यह है कि क्षेत्रफल में अवरोही क्रम में, क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में राजस्थान में वन प्रकार की कौन सी क्रमावली सही है? शुष्क पर्णपाती वन, मिश्रित पर्णपाती वन, उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन, उपोष्ण कटिबंधीय सदाहरित वन। मिश्रित पर्णपाती वन, शुष्क पर्णपाती वन, उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन और कटिबंधीय सदाहरित वन। उपोष्ण सदाहरित वन, मिश्रित पर्णपाती वन, शुष्क पर्णपाती वन और उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन। इसके बाद में उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन, उपोष्ण कटिबंधीय सदाहरित वन, मिश्रित पर्णपाती वन और शुष्क पर्णपाती वन। ये हमें बताना है कि कौन सा सही है। फटाफट से उत्तर दे देंगे। हाँ जी, कुछ साथियों के कमेंट आ रहे हैं कि सही नहीं दिख रहा, बाकी बताएं कि सही दिख रहा है या नहीं दिख रहा। बाकी लोग कमेंट करके बताएंगे कि सही दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। हाँ जी, कुछ साथी कह रहे हैं सही नहीं दिख रहा, ये बाकी बताएंगे कि सही दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। क्लियर है? शैली बता रही है क्लियर है, विकास बता रहे हैं कि सही है, ठीक है। अब कुछ साथी कह, सुमन भाकर, सरवन सिंह, ये कह रहे हैं कि नहीं दिख रहा। तो आप क्या कि थोड़ी सी अपनी रेजुलेशन है वो बढ़ा लीजिए। रेजुलेशन आपकी कम है तो आप उसको बढ़ा लीजिए, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि कुछ साथियों को सही दिखे और कुछ को सही ना दिखे, ठीक है। इसके अपने क्वेश्चन को देखते हैं, इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा वो होना है क्या? हाँ, क्वालिटी बढ़ा लो सभी। एक शुष्क पर्णपाती वन। देखिए हमारे यहाँ क्या है कि 5 प्रकार के वन दिए गए हैं। किसके आधार पे? वनस्पति के आधार पे। शुष्क पर्णपाती वन है, ये हमारे सबसे अधिक 58.11% भाग पर है। मिश्रित पर्णपाती वन है, ये 28.38% भाग पर है। उष्ण कटिबंधीय कांटेदार जो वन है ये हमारे 6.26% भाग पर है। और उपोष्ण कटिबंधीय सदाहरित वन है, ये सदावार वन है, ये 0.69% पर है।
और एक और आते हैं शुष्क सागवान वन। चौथे प्रकार के कौन से आते हैं? शुष्क सागवान वन आते हैं, वो यहाँ ऑप्शन में नहीं है, वो है 6.86%। 6.86% है शुष्क सागवान वन है। तो ये अपने को ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन हमारे राजस्थान जीके में पूछा गया है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है? अगला है राजस्थान का राज्य पक्षी, राज्य वृक्ष, राज्य पशु सही सुमेलित समूह कौन सा है? राज्य पक्षी, पहले तो अपने को ध्यान रखना है कि राज्य पक्षी गोडावन है, बिल्कुल है। मोर है, नहीं है, तो ये नहीं होगा। कबूतर है, नहीं है, नहीं होगा, गोडावन है। तो हमारा क्या है कि ये तो क्लियर हो गया कि 2 नंबर नहीं होगा उत्तर और 3 नंबर नहीं होगा। इसके बाद में राज्य वृक्ष खेजड़ी है, राज्य वृक्ष खेजड़ी है, तो ये भी हो सकता है। और यहाँ क्या है कि राज्य पशु, राज्य पशु है ऊंट और चिंकारा। हाँ जी, अब बता देंगे, ये इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था। हाँ जी, इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था। कब पूछा गया था? पुराना पूछा गया क्वेश्चन है, अपने को ये ध्यान रखना है। हाँ, सभी साथी हैं, ज्यादातर साथी क्या कर रहे हैं? ज्यादातर साथी उत्तर हैं वो दे रहे हैं क्या? ज्यादातर साथी उत्तर दे रहे हैं 4 नंबर। अब देखिए यहां क्या है कि ये भी सही है और ये भी सही है। क्या है? यहां दोनों सही है। अपने को ये ध्यान रखना है कि हमारा क्या है? राज्य पक्षी, राज्य पक्षी कौन सा है? गोडावन है। और राज्य वृक्ष, राज्य वृक्ष है ये खेजड़ी है। राज्य वृक्ष क्या है? खेजड़ी है। और इसके बाद में राज्य पशु, अब देखिए राज्य पशु है ये हमारे 2 हैं। एक तो पहले से चला आ रहा है जिसको हम कहते हैं वन्य जीव श्रेणी, 2 श्रेणियां बांट दी अभी अपने। और एक है पशुधन श्रेणी। अब देखिए वन्य जीव श्रेणी है, इस वन्य जीव श्रेणी में हमारा राज्य पशु है वो चिंकारा है। और पशुधन श्रेणी में हमारा राज्य पशु है ऊंट है। ये 2014 में घोषित किया गया था ऊंट को। ऊंट को क्या है? 2014 में घोषित किया गया था। चिंकारा पहले से है। चिंकारा क्या है? पहले से हमारा राज्य पशु है, ये अपने को ध्यान रख लेना है। हाँ जी, इसके बाद में नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि जिला व राजस्थान के वन विभाग द्वारा जारी शुभंकर की त्रुटिपूर्ण युग्म को पहचानिए। अब देखिए यहां अपने को ध्यान रखना है साथियों कि जिला व राजस्थान के वन विभाग के द्वारा क्या कि जारी त्रुटिपूर्ण शुभंकर को पहचानिए। अब यहां क्या है कि अपने कितने जिले हैं? 33 जिले हैं। और इन 33 जिलों के क्या है? 33 शुभंकर है। यानी प्रत्येक जिले का क्या है? एक शुभंकर है, उसको वहां संरक्षित किया गया है। ये फरवरी 2016 में इसको घोषित किया गया था। यानी 33 जिलों के क्या घोषित किए गए थे? 33 जिलों के 33 शुभंकर घोषित किए गए थे। अगर आप राजस्थान की कोई भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको शुभंकर 33 के 33 जिलों के पता होने चाहिए। यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या होते हैं? यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप इनका अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। अब देखिए शुभंकर है, इसमें सभी साथी उत्तर दे रहे हैं। ज्यादातर साथियों का सही आ रहा है कि दोसा, दोसा है, ये बिल्कुल सही है। इसका मगर नहीं है, इसका खरगोश है। क्या है? शुभंकर क्या है? खरगोश है। बाकी अजमेर का खड़मोर या इसको खरमोर पक्षी कहते हैं, ये है। भरतपुर का सार्स क्रेन है। जालोर का भालू है।
और दौसा का क्या है, खरगोश है। बाकी 33 के 33 जिलों के आपको पता होने चाहिए। अब 33 के 33 जिलों के शुभंकर कौन से हैं, इसकी क्या है कि मैं आपको एक लिस्ट डाल दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर, आप उसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन है, ये जहां वन और वन्य जीव अभ्यारण्य है वहां क्वेश्चन ये लगातार पूछा जा रहा है। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल पर इसकी डाल देंगे लिस्ट, और आप क्या है कि उसमें से नोट कर लीजिएगा। इसके बाद में अगला हमारा क्वेश्चन क्या है कि कौन से वृक्ष की पत्तियों का उपयोग बीड़ी बनाने में होता है। ये देखिए, ये क्वेश्चन रिवाइज हो गया है, कल भी ये क्वेश्चन था और आज फिर रिवाइज कर दिया गया है इस क्वेश्चन को। अब यहाँ ये ध्यान रखना है कि प्लास, धोकड़ा, तेंदू, सागवान, तो ये क्या है कि कौन से वृक्ष की बीड़ी, तेंदू के पत्ते से बीड़ी बनाई जाती है। और हमने देखा था कल कि 1974 में इस तेंदू का क्या किया गया था, तेंदू का राष्ट्रीयकरण है, ये 1974 में किया गया था। और तेंदू का जो स्थानीय नाम है, ये स्थानीय नाम क्या था, इसका स्थानीय नाम था टिमरू। क्या है स्थानीय नाम, इसको स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, टिमरू इसका स्थानीय नाम है। ऐसे ही प्लास है, इस प्लास को क्या कहते हैं, जंगल की ज्वाला कहा जाता है। जंगल की ज्वाला इसका उपनाम है। ये क्या है इसका, ये है उपनाम, जंगल की ज्वाला। और इस प्लास को क्या कहते हैं, ढाक भी कहते हैं। और ढाक है, इसको स्थानीय नाम है, इसका स्थानीय भाषा में कहते हैं। तो स्थानीय नाम तो इसका ढाक है और उपनाम क्या है, उपनाम है जंगल की ज्वाला। धोकड़ा है, ये राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र पर पाया जाने वाला वृक्ष है। सर्वाधिक क्षेत्र पर कौन सा वृक्ष पाया जाता है राजस्थान में, तो धोकड़ा पाया जाता है। और ये लगभग 60% भाग पर हमें राजस्थान के देखने को मिलता है। सागवान है, सागवान रोपण हेतु दक्षिणी राजस्थान, रोपण हेतु क्या है, दक्षिणी राजस्थान है, ये दक्षिणी राजस्थान उपयुक्त है। और इस दक्षिणी राजस्थान में विशेषकर डूंगरपुर बांसवाड़ा जिले हैं, ये डूंगरपुर बांसवाड़ा, हालांकि इसके बाद में उदयपुर, प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ भी इसमें सम्मिलित है, पर मुख्य तौर पर डूंगरपुर बांसवाड़ा है, ये सागवान रोपण हेतु सबसे उपयुक्त जिले हैं। ये अपने ध्यान रख लेंगे। हाँ जी, इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगला हमारा क्वेश्चन क्या है कि अमृता देवी पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है। क्या है, अमृता देवी पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है, महिला शिक्षा, वन संरक्षण, नारी सशक्तिकरण, वन्य जीव संरक्षण। हाँ जी, फटाफट से उत्तर देंगे सभी साथी। हाँ जी, सभी साथियों के उत्तर आ रहे हैं। ये क्वेश्चन भी क्या है कि हमारा पूछा गया है, क्या है पूछा गया है, ये अपने को ध्यान रखना है। अमृता देवी पुरस्कार है, ये किसके लिए जाता है, दिया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये अपने ध्यान रखेंगे। तो ये महिला शिक्षा के लिए नींद दिया जाता है और नारी सशक्तिकरण के लिए नींद दिया जाता है। वन्य जीव संरक्षण के लिए दिया जाता है या वन संरक्षण के लिए दिया जाता है, ये आप बता देंगे। तो अभी क्या है कि ये वन्य जीव संरक्षण के लिए, क्योंकि वर्तमान देखिए अमृता देवी है, इन्होंने खुद क्या किया था, खेजड़ी की रक्षा की थी, यानी इन्होंने वनों की रक्षा की थी। पर वर्तमान में वनों की रक्षा की आवश्यकता से ज्यादा किसकी है, वन्य जीव संरक्षण की है। और वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में ये अमृता देवी पुरस्कार है, ये दिया जा रहा है, इसको हमें ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय मरु उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, मुकुंदरा हिल्स
नेशनल पार्क। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, ये बता देंगे फटाफट से। हाँ जी, शैली गिरधर बता रही हैं, हरीश बता रहे हैं, मनप्रीत, विकास, रमेश जाट, हरीश दारू, यानी बहुत साथियों के लगातार उत्तर आ रहे हैं और ज्यादातर साथी हैं ये सही बता रहे हैं। सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान। देखिए, राष्ट्रीय जो उद्यान है ये राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यान है। राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं? राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यान की संख्या 3 है। कौन कौन से है? सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा बनता है? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, और ये एक बाघ परियोजना भी है। रणथंभौर बाघ परियोजना भी हमारी है। इसके बाद में केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान, और तीसरा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तीसरा है मुकुंद्रा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। मुकुंद्रा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, ये अपने को ध्यान रखना है। ये क्या है कि ये 1980 में बनता है सबसे पहले, ये 1985 में राष्ट्रीय उद्यान बनता है, और ये 2013 में राष्ट्रीय उद्यान बनता है। तो ये 3 राष्ट्रीय उद्यान है, और इनमें सबसे छोटा कौन सा है? केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान है। ये सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। इसके बाद में नेक्स्ट आगे देखेंगे कि राष्ट्रीय मरु उद्यान है। ये देखिए, इसका नाम क्या है? राष्ट्रीय मरु उद्यान। पर ये ध्यान रखेंगे, ये राष्ट्रीय मरु उद्यान नहीं है, ये वन्य जीव अभ्यारण्य है। क्या है? वन्य जीव अभ्यारण्य है। नाम में इसके राष्ट्रीय उद्यान लगता है, पर राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। और साथ में ये ध्यान रखेंगे कि ये राजस्थान का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है। सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है, और ये सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान के, कितना क्षेत्रफल है इसका? 3162 वर्ग किलोमीटर है। और ये कहां फैला हुआ है? तो ये जैसलमेर वह बाड़मेर जिलों में फैला हुआ है। जैसलमेर वह बाड़मेर जिलों में फैला हुआ है। केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान कहां है? भरतपुर में। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहां है? सवाई माधोपुर में। सवाई माधोपुर। और मुकुंद्रा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान कहां है? ये क्या है? ये फैला हुआ है कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़ और झालावाड़। इन 4 जिलों में ये फैला हुआ है, कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़ और झालावाड़ में। ये अपने ध्यान रखना है इसके बारे में। ठीक है साथियों, इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है? अगला हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से राष्ट्रीय उद्यान है। ये तो देखिए पीछे अपना क्वेश्चन हो गया। मुकुंद्रा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान है, केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल चंबल सेंचुरी ये नहीं है। ये तो अपने बात कर ही ली है। तो ABC, ये क्या है? ABC इसका उत्तर होगा। यानी कितने राष्ट्रीय उद्यान है इसकी व्याख्या मैंने पहले से कर ली है, और इसकी पहले से कर ली है, तो अपने इसको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। राजस्थान में सीता माता अभ्यारण्य प्रसिद्ध है काले हिरण के लिए, उड़न गिलहरियों के लिए, सार्स के लिए, जंगली मुर्गों के लिए। हाँ जी, सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, कॉमन क्वेश्चन रहता है, हम सभी को इसके बारे में जानकारी रहती है। ज्यादातर साथी है ये इसका उत्तर सही दे रहे हैं। किसके लिए? उड़न गिलहरियां। देखिए, उड़न गिलहरियां हैं, इसी को चित्तल की भूमि भी कहा जाता है। चित्तल की भूमि कहते हैं। और राजस्थान में सर्वाधिक
औषधीय जैव विविधता वाला ये क्षेत्र है। औषधीय जैव विविधता वाला राजस्थान में क्या है, सर्वाधिक औषधीय जैव विविधता वाला क्षेत्र कौन सा है, सीता माता अभ्यारण्य है। हालांकि ये ध्यान रखना कि राजस्थान में सर्वाधिक जैव विविधता, देखिए ये ध्यान रखेंगे कि एक तो सीधा है कि राजस्थान में सर्वाधिक जैव विविधता, और एक क्या है, एक आए कि राजस्थान में सर्वाधिक औषधीय जैव विविधता। तो सर्वाधिक जैव विविधता है ये तो हमें देववन में मिलती है, और देववन कहाँ है, कोटा में। जबकि सर्वाधिक औषधीय जैव विविधता मिलती है वो हमें सीता माता अभ्यारण्य में मिलती है, ये ध्यान रख लेंगे। साथ में काले हिरण व कुरंजा पक्षी, इसके अलावा कौन सा, कुरंजा पक्षी है, ये एकमात्र हमारा अभ्यारण्य है जहां काले हिरण और कुरंजा पक्षी दोनों साथ साथ में मिलते हैं। और ये अभ्यारण्य कौन सा है, ताल छापर अभ्यारण्य है। और ये ताल छापर अभ्यारण्य किस जिले में है, तो ये चूरू जिले में। ठीक है साथियों, इसके बाद में नेक्स्ट हम देखें तो सारस के लिए कौन सा प्रसिद्ध है, केवलादेव घाना। केवलादेव घाना अभ्यारण्य, केवलादेव घाना अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान है, ये प्रसिद्ध है। और ये हमने देख लिया है कि कहां पे है, भरतपुर में है। इसके बाद में जंगली मुर्गों के लिए ये कुमलगढ़ अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। कुमलगढ़ अभ्यारण्य है, जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है अभ्यारण्य। ये ध्यान रखना है कि मुर्गों के लिए सीधा प्रसिद्ध है वो तो माउंट आबू का अभ्यारण्य है, जबकि जंगली मुर्गों के लिए कौन सा प्रसिद्ध है, जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है वो कुमलगढ़ अभ्यारण्य है। और ये कुमलगढ़ कहाँ फैला हुआ है, ये पाली, राजसमंद व अजमेर 3 जिलों में फैला हुआ है। कहां पे, पाली, राजसमंद व अजमेर 3 जिलों में क्या फैला हुआ है, कुमलगढ़ अभ्यारण्य है, ये फैला हुआ है, इसको ध्यान रख लेंगे। ठीक है साथियों, इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगला हमारा क्वेश्चन है वो क्या है कि घड़ियालों की प्रजाति को संरक्षित करने के लिए कौन सा अभ्यारण्य है, जयसमंद अभ्यारण्य, बंद बरेठा अभ्यारण्य, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य, ताल छापर अभ्यारण्य। घड़ियालों की प्रजाति को संरक्षित करने के लिए कौन सा अभ्यारण्य है, फटाफट उत्तर दे देंगे। अमित गनोलिया, शंकरलाल मीणा, शैली गिरधर, मोनू पुनिया, हंसा जाट, मंजू सैनी, उपलब्धि भारद्वाज। ये उपलब्धि भारद्वाज पिछले उत्तर दे रही हैं, सुमन भाकर, शैली गिरधर। हाँ जी, आप सभी साथियों के अभी सभी के उत्तर आने शुरू हो गए हैं, और ये सभी के उत्तर हैं वो सही है कि राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य। ये देखिए, राष्ट्रीय चंबल कहते हैं अभ्यारण्य है, वन्य जीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। ये क्या है कि ये हमारे जो चंबल 6 जिलों में बहती है वो 6 जिले में फैला हुआ है। कौन से, चित्तौड़गढ़, बूंदी, कोटा, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, चंबल जाती है ना ऐसे, वो 6 जिले इसमें है। ठीक है, अब यहाँ अपने को ध्यान रखना है कि इस अभ्यारण्य को हम घड़ियालों का संसार कहते हैं, क्योंकि घड़ियाल बहुत अधिक पाए जाते हैं। घड़ियालों का संसार किसको कहा जाता है, घड़ियालों का संसार है ये चंबल अभ्यारण्य को कहा जाता है। और यहाँ हमारी राष्ट्रीय मछली है, हमारी राष्ट्रीय मछली कौन सी घोषित की गई है, राष्ट्रीय मछली है ये घोषित की गई है डॉल्फिन को। और ये डॉल्फिन है ये भी इस अभ्यारण्य में पाई जाती है। ठीक है, बंद बरेठा है ये भरतपुर में है। और ये केवलादेव घाना के बाद में क्या है, बंद बरेठा, ये किसके लिए प्रसिद्ध है, केवलादेव घाना के बाद पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। पक्षियों के लिए ये अभ्यारण्य बंद बरेठा है, प्रसिद्ध है। बंद बरेठा यह बांध बना हुआ है, इस बांध की हमने नदियों में बात की थी। और ये बांध किस नदी पे बना हुआ है, तो ये कुकुंद नदी पर बांध बना हुआ है। कौन सा, बंद बरेठा बांध। जयसमंद अभ्यारण्य है, ये जयसमंद अभ्यारण्य कहाँ है, जयसमंद अभ्यारण्य है ये उदयपुर में है। जयसमंद अभ्यारण्य कहाँ है, ये उदयपुर में है। तालछापर अभ्यारण्य की बात कर ली हमने, यहाँ काले हिरण और कुरंजा पक्षी मिलते हैं, और ये कहाँ है, चूरू में है। तो इसके बारे में हम ने बात कर ली है। ठीक है, इसके बाद में अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, अगला देखिए, निम्न में से किस जिले में राष्ट्रीय उद्यान नहीं है।
निम्न में से किस जिले में राष्ट्रीय उद्यान नहीं है? राष्ट्रीय उद्यान का मतलब क्या है? राष्ट्रीय उद्यान, ये देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन को इसको हम चेंज करेंगे। ये केवल राष्ट्रीय उद्यान की बात नहीं है कि निम्न में से कौन से जिले में राष्ट्रीय उद्यान, ये देखिए इसमें अपने नंबर लगा देते हैं। एक राष्ट्रीय उद्यान, दो वन्य जीव अभ्यारण्य, वन्य जीव अभ्यारण्य, तीन आखेट निषिद्ध क्षेत्र, आखेट निषिद्ध क्षेत्र, चार जंतुआलय। यानी कुल मिला के हम क्या कहें, इसको एक क्वेश्चन बनाएं तो ये आएगा कि राजस्थान का कौन सा जिला है जिसमें वन्य जीवों के संरक्षण के लिए कोई व्यवस्था नहीं है? हाँ जी, कौन सा जिला है जहां वन्य जीव संरक्षण के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं है? हाँ जी, सभी साथियों के उत्तर आ रहे हैं बड़ी स्पीड से और बड़े सही। ट्विंकल, शैली, जगदीश, अमित, मनदीप, मोनू, सानिया, शंकरलाल, बहुत उत्तर स्पीड से आप सभी साथियों के आ रहे हैं और इसमें गंगानगर उत्तर रहेगा। आपको साथियों ये ध्यान रखना है कि राजस्थान में जिसमें वन और वन्य जीवों के संरक्षण के लिए कोई वन एवं वन्य जीव संरक्षण के लिए कहते हैं कि राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य या आखेट निषिद्ध क्षेत्र, वन्य जीव अभ्यारण्य, आखेट निषिद्ध क्षेत्र, निषिद्ध क्षेत्र और जंतुआलय नहीं है। कितने हैं? कितने ऐसे हमारे जिले हैं जहां ये सारे नहीं है? हाँ जी, इनकी व्यवस्था क्या है? नहीं है, ये अपने को ध्यान रखना है। एक तो यहां कितने जिले हैं कुल संख्या बतानी है, फिर मैं बता दूंगा आपको। आप कुल संख्या बता दीजिए कितने जिले ऐसे हैं जिनमें ये नहीं है। फटाफट से कमेंट कर देंगे कितने जिले हैं, संख्या। हाँ जी, कितने जिले हैं संख्या बता देंगे। एक एक सभी का एक आ रहा है, क्या बात है, बड़ी बुरी स्थिति है ये तो। तीन। देखिए राजस्थान में ऐसे जिसमें राष्ट्रीय उद्यान नहीं है 8 जिले हैं। कितने जिले हैं? 8। कौन कौन से हैं? गंगानगर है, हनुमानगढ़ है, सीकर है, झुंझुनू है, डूंगरपुर है, बांसवाड़ा है, भीलवाड़ा है और दौसा है। अब देखिए यहां अपने को ध्यान रखना है कि ये क्वेश्चन भी पूछा गया है और इसमें गंगानगर ऑप्शन में था तो हमारा उत्तर गंगानगर हो गया। बाकी इन 8 में से कोई भी उत्तर हो तो वो क्या है, हमारा उत्तर रहेगा। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा और अच्छे से ध्यान रखना है इन 8 के उत्तर को। ठीक है, आगे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है? अगला है जैव विविधता का संबंध है। ध्यान से पढ़ना है। वन ये जीवों के विविध रूपों से, वनों में पाए जाने वाले पेड़ पौधों के विभिन्न रूपों से, प्रकृति में मिलने वाले सभी प्रकार के प्राणियों और पेड़ पौधों से, पृथ्वी पर मिलने वाले सभी प्रकार के पेड़ पौधों से। जैव विविधता का संबंध किससे है ये हमें बताना है। हाँ जी, इसमें रेणु स्वामी बता रही है 2 नंबर, और साथी और बताएंगे फटाफट से। शंकरलाल मीणा, हंसा जाट, उपलब्धि, शैली, मनदीप,
सुमन माही, रमेश कड़वासरा, सभी मित्र हैं, ये उत्तर दे रहे हैं। हाँ जी, अब देखिए इसमें 3 नंबर रहेगा। प्रकृति से मिलने वाले सभी प्रकार के प्राणियों और पेड़ पौधों, यानी जीव जंतुओं, जीव और जंतुओं सभी को जैव विविधता कहा जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वन संरक्षण अधिनियम 1972 को राजस्थान में किस वर्ष लागू किया गया? भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 को राजस्थान में किस वर्ष लागू किया गया? 1972 में, 1974 में, 1973 में, 1975 में। हाँ जी, फटाफट से उत्तर दे देंगे इसका, फटाफट से उत्तर दे देंगे साथी लोग। अलग अलग उत्तर आ रहे हैं। ट्विंकल वर्मा सी, शंकरलाल सी, अनीता कुमारी सी। हाँ जी, अब ये देखिए, एक ये ट्विंकल वर्मा है। आप केवल और केवल आंसर दे, नहीं आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा। ये ध्यान रखें, हमारे चैनल पर केवल पढ़ने वाले स्टूडेंट की आवश्यकता है, फालतू की बकवास करने वालों की आवश्यकता नहीं है। ये ध्यान रखें, हमें ज्यादा स्टूडेंट नहीं चाहिए, केवल वही चाहिए जो पढ़ने वाले हो। ये ध्यान रखें। ट्विंकल वर्मा, आगे से कमेंट नहीं करना है, नहीं तो ब्लैक कर दिया जाएगा आपको। हाँ जी, आगे देखें। हाँ, फटाफट से दे। हाँ, सभी साथी है वो अलग अलग उत्तर दे रहे हैं। देखिए, भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 है, ये 1973 में लागू होता है। कब लागू होता है? ये 1 सितंबर 1973 को लागू हुआ है। 1 सितंबर 1973 है, इसको लागू किया गया है। ये वाला अधिनियम कहां पे? राजस्थान में। ये ध्यान रख लेंगे, ठीक है। ये हमारा यहां पर उत्तर रहेगा, ठीक है। साथियों, आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? राजस्थान सरकार ने कौन से वर्ष में राजस्थान जैविक विविधता नियमों को बनाया तथा राज्य में जैव विविधता बोर्ड की स्थापना की? क्या है? राज्य में जैव विविधता बोर्ड की क्या की है? स्थापना की है। ये अपने को ध्यान रखना है। क्या है? राजस्थान सरकार ने कौन से वर्ष जैव विविधता नियमों को बनाया? एक तो जैव विविधता नियम कब बनाए हैं, और तथा राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड की स्थापना की। जैव विविधता नियम भी उसी साल बनाए हैं और जैव विविधता बोर्ड की स्थापना भी उसी वर्ष की है। वो एक ही साल है, वो कौन सा है? वो 2008 है, 2010 है, 2012 है, 2014 है। क्या है? फटाफट से बता देंगे। हाँ जी, सभी साथियों के उत्तर आ रहे हैं, अच्छे उत्तर आ रहे हैं। ज्यादातर साथी इसका उत्तर है वो क्या दे रहे हैं? सही दे रहे हैं। ज्यादातर साथी हैं उत्तर सही दे रहे हैं, कुछ गलत भी दे रहे हैं। ये 2010 है। क्या है? 2010 में ये वर्ष है जिसमें जैव विविधता नियम और जैव विविधता बोर्ड की क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पेड़ गोंद का अच्छा स्रोत है? बड़ा ही सोच समझ के उत्तर दीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा पेड़ गोंद का अच्छा स्रोत है, ये हमें बताना है। सागवान, सालर, तेंदू और गुंजन कहें इसको, गुंजन। हाँ जी, कौन सा है पेड़ जो हाँ जी, कौन सा पेड़ है? फटाफट से बताएंगे। सागवान, सालर, तेंदू, गुंजन। फटाफट उत्तर दे देंगे साथी लोग, बड़े स्पीड से उत्तर आ रहे हैं और काफी लोगों के सही आ रहे हैं। सालर है, ये सबसे उपयुक्त है, सबसे अच्छा स्रोत है। और राजस्थान में गोंद कहां का प्रसिद्ध है? राजस्थान में गोंद प्रसिद्ध है। कहां का प्रसिद्ध है? राजस्थान में गोंद प्रसिद्ध है, ये चौहटन का प्रसिद्ध है। चौहटन, और चौहटन कहां पे है? बाड़मेर में। चौहटन बाड़मेर का गोंद राजस्थान में क्या है? प्रसिद्ध है।
ये अपने को ध्यान रखने हैं। बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हैं उपलब्धि भारद्वाज, हंसा जाट, रमेश कड़वासरा, पठान खान, ये सभी साथियों के उत्तर आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है। हाँ जी, हरित राजस्थान योजना का आरंभ की गई थी 2007 में, 2009-10 में, 2004-5 में, 2002-3 में। हरित राजस्थान योजना कब प्रारंभ की गई थी ये हमें बताना है। हाँ जी, फटाफट से उत्तर देंगे। यहाँ हरीश दारू साहब दे रहे हैं सबसे पहले 2 नंबर, चिराग दे रहे हैं 2, हंसा कह रही हैं 2। हाँ जी, फटाफट से उत्तर देंगे। वेरी गुड, क्या बात है। सभी साथियों के, ज्यादातर साथियों के उत्तर हैं वो सही आ रहे हैं। ये 2009 में प्रारंभ होता है। कब होता है? 2009 ईस्वी में प्रारंभ होता है। और ये वर्ष का वित्तीय वर्ष कौन सा हो गया? वित्तीय वर्ष हो गया 2009-10 को प्रारंभ होता है। वित्तीय वर्ष 2009-10 हो गया, यानी 2009 से 14 तक लगता है। इसके अलावा एक रुख वायला कार्यक्रम है, ये भी पूछा जाता है। कौन सा? रुख वायला कार्यक्रम। ये इसके बारे में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। क्या पूछा गया है? एक तो इसका प्रारंभ कब होता है? रुख वायला का प्रारंभ है ये 1986 में हुआ था। और इसका प्रारंभ किसने किया था? तो प्रधानमंत्री, हमारे उस समय के प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। राजीव गांधी ने इसका उद्घाटन किया था। और ये कहां प्रारंभ हुआ था? तो ये प्रारंभ हुआ था डूंगरपुर में। कहां पे प्रारंभ हुआ? डूंगरपुर में। ये क्वेश्चन पूछा गया है। और रुख भायला का क्या अर्थ होता है? रुख भायला, इसका अर्थ भी पूछा गया है कि रुख भायला का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है वृक्ष मित्र। रुख क्या है? वृक्ष है। भायला का मतलब क्या होता है? मित्र। तो रुख भायला क्या प्रोग्राम था? वृक्ष मित्र। ये भी पूछा गया है। तो रुख भायला कार्यक्रम, हरित राजस्थान कार्यक्रम, दोनों हमें क्या ध्यान रखने हैं? दोनों ध्यान रखने हैं। तो आप सभी साथी हैं, सभी साथी ये राजस्थान से संबंधित क्वेश्चन। इसके बाद में क्या है कि कल जो हमारा टॉपिक रहेगा वो राजस्थान की कृषि रहेगी। राजस्थान की कृषि पढ़ के आए हैं। और यहाँ क्या है कि राजस्थान की कृषि पर कल 9:15 बजे हम क्वेश्चन लेके आएंगे। आज साथियों इतना ही करेंगे। और सभी साथियों को क्या है कि सभी साथियों को अच्छे से तैयारी करके आनी चाहिए, चाहे कितने भी आ रहे हैं। आप क्या है कि केवल तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर प्रत्येक टॉपिक अच्छे से पढ़ के आइएगा। और आपको यहाँ व्याख्या सहित उसके उत्तर मिलेंगे, इन्हें अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है साथियों, आज इतना ही साथियों। जय हिंद, वंदे मातरम।